गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास एमए फाइनल ज्योग्राफ़ी और एमए फाइनल ज्योग्राफ़ी के अंतर्गत जो हमारा पेपर चल रहा है वो चौथा पेपर है पॉलिटिकल ज्योग्राफ़ी का। और इस पॉलिटिकल ज्योग्राफ़ी के पेपर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीमांत और सीमा। सीमांत और सीमा के बारे में हमने सबसे पहले मीनिंग के बारे में हमने जाना था कि सीमांत किसे कहते हैं और सीमा किसे कहते हैं। सीमा और सीमांत के अंतर्गत मीनिंग के बाद में हमने उसके अंतर को समझा था कि सीमांत और सीमा में अंतर क्या होता है, अर्थात बाउंड्री और फ्रंटियर जो दोनों जो शब्द हैं उन दोनों शब्दों का अर्थ जानते हुए हमने उन दोनों के बीच में अंतर को स्थापित किया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सीमाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज। हमने इस राजनीतिक भूगोल के इस पेपर के अंतर्गत जो हैं अब तक जो आपके सामने जो बिंदुओं को, जिन तथ्यों को रखा है, जिनके अंतर्गत सबसे पहले हमने राज्य से जुड़ी बातें अर्थात राज्य को समझा, राज्य के बाद में हमने राष्ट्र को जाना, फिर हमने राज्य के अंतर्गत किस प्रकार का राज्य है तो हमने एकात्मक राज्य की बात करी, यूनिटरी स्टेट की बात करी, उसके बाद में हमने संघात्मक राज्य की बात करी अर्थात फेडरल स्टेट की बात की। एकात्मक राज्य और संघात्मक राज्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि एकात्मक राज्यों का वर्गीकरण, एकात्मक राज्यों की विशेषताएं या संघात्मक राज्यों का वर्गीकरण या उनके विशेषताएं जो है आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। देन उसके बाद में जो हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो आता है फ्रंटियर और बाउंड्री का, सीमांत और सीमा का। तो सबसे पहले हमने फ्रंटियर के अर्थ को समझा और फ्रंटियर का मतलब होता है इन फ्रंट और इन फ्रंट का मतलब होता है सामने का। तो हमने आपको बताया था कोई भी अगर राज्य है तो उस राज्य का वह भारी भाग जहाँ पर प्राकृतिक जो क्षेत्र मौजूद है उस प्राकृतिक क्षेत्र में जनसंख्या निवास करे या ना करे, परंतु वहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान उस सीमांत भाग के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है क्योंकि ये राज्य का भारी भाग होता है। ये राज्य का एक भारी भाग होता है। इस राज्य के भारी भाग के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई कानूनी तथ्य जो है वो कार्य नहीं करता है। यहाँ लोगों का आवागमन और आदान प्रदान वस्तुओं का इस सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके बाद में हमने आपसे बात करी थी बाउंड्री, और बाउंड्री शब्द को हमने देखा था तो उसका मतलब निकला था बॉन्ड करना। बॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना। अगर हम सीमा की हमने बात की तो हमने ये देखा कि राज्य जो है उसको परिधि में बांधने का कार्य ये बाउंड्री करती है। किसी भी राज्य को परिधि में बांधने का जो कार्य है वो हमारी सीमाओं के द्वारा किया जाता है। और हमने आपके सामने इस बात को भी रखा था कि जब सीमाओं की चर्चाएं की थी तो भूगोल के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रैडजल महोदय ने जो राज्य को जीव के रूप में संज्ञा प्रदान की थी, उन्होंने कहा था कि जीव के जिस तरह से शरीर को ऊपर जीव के जिस तरह से त्वचा पाई जाती है उसी प्रकार से राज्य का जो भारी जो आवरण होता है वो बाउंड्री निर्धारित करती है, सीमा निर्धारित करती है। अर्थात उन्होंने रैडजल महोदय ने इन बाउंड्री को राज्य की स्किन की संज्ञा प्रदान की। इन तथ्यों के जानने के बाद में हमने सीमांत और सीमा के अंतर्गत जो डिफरेंस थे, जो अंतर थे, उनको समझा और उनके अंतरों को समझने के बाद में जो हमारा निष्कर्ष निकला वो यह निकला कि जो सीमाएं होती हैं उन सीमाओं का जो राज्य होता है उसकी परिधि का जो भीतर का जो शासन होता है वो उसको नियंत्रित करने का काम करती हैं। सीमाएं जो होती हैं एक रेखात्मक होती हैं। सीमाएं जो होती हैं दो दबाव वाले भागों के बीच में संतुलन का काम करती हैं। सीमाएं जो होती हैं जो अपने दायरे को निर्धारित करती हैं, अपने क्षेत्र को जो है निर्धारित करती हैं। अर्थात आंतरिक जो शक्ति होती है, राज्य की जो प्रशासनिक जो शक्ति होती है वो बाउंड्री के द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। अर्थात उस क्षेत्र के अंतर्गत जो उसका क्षेत्र का जो विस्तार होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है, जो उस राज्य की परिधि होती है, वहाँ तक उसकी शक्तियाँ फैली होती हैं। इसी तरह से हमने सीमांत की बात की क्योंकि सीमांत के अंतर्गत राज्य का अधिकार तो होता है लेकिन वहाँ वस्तुओं का और लोगों का आदान प्रदान होता है।
एक प्राकृतिक क्षेत्र है, वहाँ लोग जो है निवास कर सकते हैं, लोग वहाँ निवास नहीं भी कर सकते हैं, परंतु वहाँ वस्तुओं का और मनुष्यों का आदान प्रदान का कार्य चलता है, इसलिए उसको हमने सीमांत क्षेत्र की संज्ञा दी। आज हमारे सामने आता है कि सीमाओं के वर्गीकरण की बात करते हैं, और सीमाओं के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो सीमाओं के वर्गीकरण को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले रचना के आधार पर और दूसरा है आनुवांशिकता के आधार पर। आनुवांशिकता के आधार पर और रचना के आधार पर हमने सीमाओं का वर्गीकरण किया है। सीमाओं का जो वर्गीकरण है वो हमारे जो भौगोलिक जो कारक होते हैं उन भौगोलिक तथ्यों के, भौगोलिक कारकों के परिणाम स्वरूप किया जाता है। अगर हम रचना संबंधी अगर बात करते हैं तो रचना संबंधी या रचना के आधार पर अगर सीमाओं का वर्गीकरण करते हैं तो रचना का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारी जो भौगोलिक जो तथ्य होते हैं वो भौगोलिक तथ्य आते हैं, साथ ही साथ में जो हमारे जाति, धर्म और भाषा इनके पहलू आते हैं। भौगोलिक पहलुओं के साथ साथ जाति, धर्म और भाषा के पहलू आ जाते हैं। ये जो है उनको बांटने का काम करते हैं। तो अगर हम रचना की अगर हम बात करते हैं तो रचना के आधार पर इसको हमने आगे 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी है जो है आपकी भौगोलिक आधार पर, जिसको हम कहते हैं भू आकार की, भू आकार के आधार। दूसरा प्रजाति, प्रजातीय आधार। और जो तीसरा है वो आपका है रेखात्मक। ये जो हमारा जो रचना के आधार पर जो सीमाओं का वर्गीकरण किया गया है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात जो मॉर्फोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री है, इस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री के अंतर्गत वहाँ के भौगोलिक आकार, वहाँ की प्रजातियाँ, वहाँ की जातियाँ, वहाँ के धर्म, वहाँ की भाषाएं, इन सभी तथ्यों के आधार पर जो है सीमाओं का निर्धारण किया है। तो सीमाओं के निर्धारण के लिए जो सीमाओं की रचना हुई है, सीमाओं के निर्धारण के लिए भू आकार अर्थात उसका भौगोलिक स्वरूप जो होता है वो आधार के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सबसे पहले अगर हम भू आकार के आधार पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमाओं का भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर ये किया है। इसमें नंबर 1 फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं भू आकार की के आधार, भू आकार की के आधार पर सीमाओं का वर्गीकरण। तो हम इस बात को जानते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र की अगर भू आकारिकी की बात करते हैं तो भू आकारिकी के अंतर्गत उसके पर्वत आते हैं, उसके पठार आते हैं, उसकी नदियां आती हैं, उसकी झील आती हैं। तो यहाँ हम इनके आधार की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, नदी और झील, ये जो हैं हमारे भौगोलिक तथ्य हैं। इन भौगोलिक तथ्यों के आधार पर हमने सीमाओं का निर्धारण किया है। और ये जो भौगोलिक तथ्यों के आधार पर जो हमने सीमाओं का निर्धारण किया है और जो सीमाओं का वर्गीकरण किया है वही स्थायी वर्गीकरण माना जाता है। क्योंकि भौगोलिक तथ्य जो होते हैं वो किसी भी भाग को 2 भागों में बांटने का काम करते हैं। पर्वत, पठार, नदियाँ, झील किसी भी भाग को 2 भागों में बांटने का काम करते हैं। अर्थात ये जो वर्गीकरण है वो एक स्थायी वर्गीकरण माना जाता है जो भौगोलिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। अगर हम इसके अंतर्गत चर्चाएं करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पर्वतीय सीमाओं की अगर हम बात करते हैं कि पर्वतीय सीमाएं वे सीमाएं जिनका निर्धारण पर्वतों के द्वारा किया जाता है। तो इसका साधारण सा मतलब हो गया कि वे सीमाएं जिनका निर्धारण पर्वत श्रेणियों के द्वारा, पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा किया जाता है वो हमारी कहलाती हैं पर्वतीय सीमाएं। और जो पर्वतीय जो सीमाएं होती हैं वो स्थायी सीमाएं होती हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो पर्वत श्रेणी
जो होती हैं वो हमारी जो है सीमाओं का निर्धारण करने में सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं और सबसे अच्छी मानी जाती हैं। और इसके उदाहरण की बात करते हैं तो हम फ्रांस और स्पेन की अगर बात करें, फ्रांस और स्पेन, तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में पेरेनीज जो पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत जो श्रेणी है वो इन दोनों ही फ्रांस और स्पेन को पेरेनीज पर्वत श्रेणी के द्वारा दो भागों के अंतर्गत जो है बांटा गया है। अर्थात फ्रांस और स्पेन की जो सीमा का निर्धारण है, जो बाउंड्री का जो निर्धारण है, वो पर्वतों के द्वारा किया गया है और वो पर्वत है आपका पेरेनीज पर्वत। पेरेनीज पर्वत के द्वारा फ्रांस और स्पेन को पृथक कर दिया गया है, सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया है। और यह जो भौगोलिक तथ्य है वो एक सबसे उत्तम प्रकार का भौगोलिक तथ्य माना जाता है, जो हमारी सीमाओं के निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने दूसरा उदाहरण आता है चिली और अर्जेंटीना का। चिली और अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना के अगर उदाहरण की बात करते हैं तो चिली और अर्जेंटीना को जो पर्वतीय सीमा है, तो यहाँ लगी एंडीज पर्वत जो माला है वो हमारी पर्वतीय सीमा चिली और अर्जेंटीना को विभक्त करने का, पृथक करने का काम करती है। अर्थात एंडीज पर्वतमाला चिली और अर्जेंटीना के लिए बाउंड्री का काम करती है। तो ये जो है हमारे भौगोलिक आधार पर जो हमारे पर्वत हैं, हमारे पठार हैं, हमारी नदियाँ हैं, हमारी झील हैं, ये जो है हमारे समस्त जो भौगोलिक तथ्य हैं वो हमारे राज्यों के बीच में बाउंड्री का निर्धारण करते हैं, हमारे राज्यों को पृथक्करण करने का काम करते हैं, जो सबसे उत्तम माने गए हैं, सबसे अच्छे माने गए हैं। तो हमने सबसे पहले भूआकारिकी के आधार पर बात की और भूआकारिकी के आधार पर हमने सबसे पहले पर्वतों के आधार पर बात की। पर्वतों के बाद में अगर हम नदी की बात करते हैं तो नदी सीमाओं की अगर हम बात करते हैं, नदी सीमा, तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं, मैंने भी आपके सामने बात रखा है कि रिवर जो बाउंड्री होती हैं वो भी सबसे उत्तम मानी जाती हैं, सबसे अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि नदियां भी दो राज्यों को बंटवार अलग या पृथक करने का कार्य करती हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो हमारे इस बात से हम परिचित हैं कि जो हमारे प्राचीन जो समय था, प्राचीन काल से ही नदी जो थी, उस नदी के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों को, दो अलग अलग प्रांतों को, दो अलग अलग राज्यों को पृथक्करण करने का कार्य किया गया है। परिणामस्वरूप सीमा निर्धारण के लिए प्राचीन काल से जो है नदियों का बड़ा ही महत्व माना गया है। सीमाओं के निर्धारण करने के लिए प्राचीन समय अवधि से ही नदियों की परंपराएं चली आ रही हैं। नदियां दो राज्यों को, दो प्रांतों को, दो क्षेत्रों को पृथक्करण करने का काम करती हैं। अर्थात नदियां एक बहुत अच्छी सीमा का निर्धारण करने में जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम इस तरह की जो यूएसए की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, तो अमेरिका के अंतर्गत जो नदियां हैं उन नदियों के अंतर्गत आपकी जिम्बेजी नदी है, रायो ग्रांडे नदी है, साथ ही साथ मिकांग नदी है, साल्विन नदी है। ये समस्त जो नदियां हैं, ये समस्त नदियां जो हमारे सीमाओं का निर्धारण करने का कार्य कर रही हैं। इसी तरह से अगर हम झील की बात करें तो झील जो सीमाएं होती हैं, जो हमारी झील होती हैं, वो भी एक सीमाओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारे यूएसए की अगर हम बात करें, अमेरिका की अगर हम बात करें, कनाडा की अगर हम बात करें, तो हम इस बात से अच्छी तरह जानते हैं कि यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए तथा कनाडा के बीच में महान झील समूह पाया जाता है। और इस महान झील समूह के अंतर्गत आपकी सुपीरियर, हुरन, ईरी, ऑन्टेरियल, मिशिगन, ये 5 महान झील क्षेत्र पाया जाता है जो हमारे अमेरिका को
किससे अलग करता है? कनाडा को अलग करने का कार्य करता है। अर्थात यूएसए तथा कनाडा को इन झीलों के द्वारा पृथक किया जाता है। ये जो महाझील क्षेत्र है वो हमारा एक बाउंड्री का कार्य करता है, एक सीमा निर्धारण का कार्य करता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हम इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि जो विक्टोरिया जो झील है, वो विक्टोरिया झील जो हमारी युगांडा, कीनिया और जो तंजानिया है, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया जो झील है जो अफ्रीकी महाद्वीप में पाई जाती है, ये हमारी अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत विक्टोरिया झील, युगांडा, तंजानिया और कीनिया अर्थात जो विक्टोरिया झील है वो हमारी युगांडा, तंजानिया, कीनिया इन प्रांतों को बांटने का काम करती है, उन प्रांतों के लिए एक बाउंड्री का काम करती है। अर्थात जो झील हैं वो भी हमारी सीमाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और कंस्टेंस जो झील है, कंस्टेंस जो झील है वो हमारे जो स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया है उसको विभक्त करने का काम करती है। कुल मिला के बात ये रही कि विश्व के अंतर्गत स्थित जो बड़ी झीलें हैं, जो मैंने आपके सामने उदाहरण दिए हैं, ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं कि जो हमारी महान झील क्षेत्र हैं जो यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है, वो हमारे जो है झीलों के द्वारा सीमाओं का निर्धारण करने का कार्य किया जाता है। इसी तरह से विक्टोरिया झील जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती है, वो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत युगांडा, तंजानिया, कीनिया इन प्रांतों को जो है बाउंड्री बनाने का काम करती है, पृथक्करण करने का काम करती है। इसी प्रकार से हमारे जितने भी महाद्वीप हैं जिनके अंतर्गत पाई जाने वाली जो झीलें हैं वो हमारी बाउंड्री का निर्धारण करती हैं। कंस्टेंस जो झील है स्विट्जरलैंड तथा आपके ऑस्ट्रिया के मध्य में बाउंड्री का निर्धारण करने का काम करती हैं। तो परिणाम ये रहा कि जो हमारे भू आकारिकी की बात की, अर्थात जो भौगोलिक जो तथ्य थे वो भौगोलिक तथ्य जो हमारे सीमाओं का निर्धारण करने का कार्य करते हैं, और उन भौगोलिक तथ्यों के अंतर्गत जो हमारे पर्वत, पठार, नदी और झीलें जो हैं हमारे सबसे उत्तम प्रकार के जो है सीमाओं के निर्धारण करने के कारक माने जाते हैं। ये हमारे एक प्रांत को दूसरे प्रांत से अलग करते हैं। एक स्थायी जो है सीमाओं का निर्धारण करने के लिए जो है भूआकार की आधार पर हमने इनका बंटवारा किया है, वर्गीकरण किया है। और भूआकार के आधार पर सीमाएं तीन प्रकार की होती हैं: पर्वतीय सीमाएं, नदी सीमाएं और झील सीमाएं। पर्वतीय सीमाएं जिसके अंतर्गत पर्वत श्रेणी के द्वारा क्षेत्र या प्रांत विभक्त होता है। नदी के द्वारा जब क्षेत्र या प्रांत विभक्त होता है तो नदी सीमा का निर्धारण होता है। और झील के द्वारा किसी प्रांत को अलग करने का कार्य किया जाता है तो वो आपकी झील सीमा के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत हमने सबसे पहली बात की थी भू आकार के आधार पर सीमाओं के वर्गीकरण की। हमारा दूसरा जो भाग है वो आपका आता है प्रजातीय आधार। दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है, जो हमारी रचनात्मक की बात हो रही है, क्योंकि हमने सीमाओं के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा है, एक रचनात्मक और एक आनुवांशिक। तो रचनात्मक आधार पर हमने इसको फिर तीन भागों में बांटा है। मॉर्फोलॉजिकल अगर कंडीशन से देखें, दृष्टि से देखें तो हमने इसको सबसे पहले भूआकारिकी के आधार पर बात की थी। और अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, और दूसरा जो नंबर है वो आपका प्रजाति के आधार पर। अगर हम प्रजाति के आधार पर बात करते हैं तो प्रजाति के आधार पर सीमाओं का वर्गीकरण है वो धर्म, जाति और भाषा। धर्म, जाति और भाषा के आधार पर जो हमारा सीमाओं का जो वर्गीकरण है वो हमारा प्रजाति वर्गीकरण के अंतर्गत माना जाता है। हम इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के आधार पर जो सीमाओं का जो निर्धारण हुआ है, भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ धर्म के आधार पर सीमाओं का निर्धारण हुआ। एक हिंदू राष्ट्र बना, एक मुस्लिम राष्ट्र बना। इसी तरह से अगर हम बात करें अरब और इजराइल की, तो अरब और इजराइल के अंतर्गत भी धर्म के आधार पर जो है
विभक्त सीमाओं का निर्धारण किया गया, पृथक्करण का कार्य किया गया। इसके बाद में अगर हम जाति की बात करते हैं तो जाति की जो सीमाएं हैं, जाति के आधार पर जो सीमाएं हैं वो अधिकांश अफ्रीकी महाद्वीपों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। और अफ्रीकी महाद्वीपों के अंतर्गत जो कांगो का जो क्षेत्र है, उस कांगो के क्षेत्र में प्रजातीय आधार पर जो भिन्नता है, प्रजातीय आधार पर जो भिन्नताएं हैं और जो हमारी भाषा के आधार पर जो भिन्नताएं हैं, वो जो है सीमाओं के निर्धारण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। अर्थात जाति और धर्म और भाषा के आधार पर जो सीमाएं बटी हुई हैं, उनको हमने प्रजातीय आधार पर जो है सीमाओं का निर्धारण किया है कि किस प्रकार के लोग, किस प्रकार के धर्म के अनुयायी, किस प्रकार की भाषा के लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। उसी आधार पर जो है सीमाओं का निर्धारण, उस राज्य की सीमाओं का निर्धारण कर लिया जाता है। वो हमारा आपका कहलाता है प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद में जो तीसरा महत्वपूर्ण वर्गीकरण है वो आपका है रेखात्मक या ज्यामितीय आधार पर वर्गीकरण। रेखात्मक या ज्यामितीय आधार का जो वर्गीकरण है, तीसरा जो आपका रेखात्मक, इसको हम कह सकते हैं ज्यामितीय आधार। अगर हम रेखात्मक या ज्यामितीय आधार के वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर, देशांतर जो रेखाएं हैं उसके आधार पर हमने बाउंड्री का निर्धारण कर रखा है। अक्षांश के आधार पर हमने बाउंड्री का निर्धारण कर रखा है। देशांतर के आधार पर और अक्षांशों के आधार पर जो है हमने सीमाओं का निर्धारण कर रखा है। अगर हम बात करें देशांतर के सहारे, अगर हम बात करते हैं तो देशांतर के सहारे हम उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे और अक्षांश के सहारे हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अगर हम देशांतरीय रेखाओं की बात करते हैं तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि देशांतरीय आधार पर अगर हम अलास्का और कनाडा की बात करें, अलास्का और कनाडा की बात करें, अलास्का और कनाडा, अलास्का और कनाडा जो है 110 डिग्री पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर के द्वारा विभक्त हैं, पश्चिमी देशांतर से अलग हो रहे हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें कि जो हमारे यूएसए और कनाडा हैं, यूएसए और कनाडा वो हमारे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा विभक्त हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ज्यामितीय और रेखा की बात करते हैं तो ज्यामितीय आधार पर या रेखा के आधार पर हम बात करते हैं तो जो हमारा अलास्का और कनाडा का जो क्षेत्र है वो 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर के द्वारा सीमाओं का निर्धारण करता है, या अलास्का का क्षेत्र और कनाडा का क्षेत्र 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर के द्वारा पृथक है। अगर हम अक्षांशीय आधार की बात करते हैं तो अक्षांशीय आधार के अंतर्गत हम इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि यूएसए और जो कनाडा है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा पृथक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया भी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा पृथक हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब हमने ज्यामिति के आधार पर बात की तो ज्यामिति के आधार पर हमने अक्षांश और देशांतर के आधार पर इनका सीमाओं का निर्धारण किया, और जब हमने प्रजातीय आधार की बात की तो प्रजातियों के भाषा, धर्म और जाति के आधार पर इसका वर्णन किया, और इससे पहले हमने भू आकार की बात की तो भू आकार के आधार पर पर्वत, पठार और नदियों के बारे में बात की। तो इस तरह से हमने जो रचना के आधार पर जो सीमाओं को 3 भागों में बांटा गया है, वो 3 भाग हमारे, पहला भाग भू आकार, दूसरा भाग प्रजाति और तीसरा भाग जो आपका ज्यामिति। इन 3 आधार पर
हमने आपसे चर्चाएं की रचना के आधार पर कि रचना के आधार पर ये 3 भागों के अंतर्गत ये बांटी गई हैं। भूआकार के आधार पर, प्रजातीय आधार पर और ज्यामितीय या रेखीय आधार पर। अब हमारे सामने आनुवांशिकता की बात होती है। इसके वर्गीकरण की अगला जो वर्गीकरण किया था रचना के आधार पर और दूसरा किया था आनुवांशिक आधार। आनुवांशिक आधार जो है वो हमारे किसी भी प्रांत का, किसी भी राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास बताता है कि सांस्कृतिक विकास से पूर्व की क्या कंडीशन थी, सांस्कृतिक विकास के बाद की क्या कंडीशन हो गई और सांस्कृतिक विकास के समय जो है सीमाओं का निर्धारण किस तरह से किया गया। तो अगर हम बात करें आनुवांशिक आधार पर, तो आनुवांशिक आधार पर जो हॉटसन जो महोदय थे, उन हॉटसन महोदय ने सांस्कृतिक वातावरण जो है उस सांस्कृतिक वातावरण के विकास से पहले, मध्य तथा बाद की बात की है। तो आनुवांशिक आधार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई थी वो थी सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक विकास कह सकते हैं। सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक विकास, इस सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत इससे पहले क्या कंडीशन थी, मध्य में क्या कंडीशन हुई और बाद में क्या कंडीशन हुई। ये 3 तथ्यों के आधार पर हमने जो है इन आनुवांशिक आधार पर ये सांस्कृतिक विकास की जो बात कही थी वो हॉटसन भूगोलवेत्ता ने कही थी। हॉटसन भूगोलवेत्ता का मानना था कि जो आनुवांशिक जो सीमाओं का जो वर्गीकरण है, उस आनुवांशिक सीमाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत जो सांस्कृतिक जो विकास है, किसी भी राज्य का सांस्कृतिक जो विकास है, उस सांस्कृतिक विकास से पहले क्या दशाएं थी, सांस्कृतिक विकास के समय क्या दशाएं रही और सांस्कृतिक विकास के बाद क्या दशाएं रही, इस आधार पर उन्होंने सीमाओं का वर्गीकरण किया और सीमाओं को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। पूर्ववर्ती, सीमा, दूसरी आपकी परिवर्तित सीमा, तीसरी आपकी अध्यारोपित सीमा और चौथी आपकी अवशेषी सीमा। पूर्ववर्ती सीमा का तात्पर्य है कि सांस्कृतिक विकास से पहले की बात कर रहा है। सांस्कृतिक विकास से पहले की जो सीमाओं का जो निर्धारण हुआ वो आपका पूर्ववर्ती सीमा के अंतर्गत आता है। परिवर्तित सीमा सांस्कृतिक विकास के बाद के जो स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक विकास या सांस्कृतिक वातावरण के विभाजन के बाद में बात हुई, तो वो आपकी आती है परिवर्ती सीमा। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ सांस्कृतिक विकास से पहले की बात होती है, विकास से पूर्व, और यहाँ बात करते हैं तो यहाँ सांस्कृतिक विकास के बाद की बात होती है। सांस्कृतिक विकास से पहले की क्या घटनाएं रही, तो परिवर्ती सीमा का निर्धारण हुआ, और सांस्कृतिक विकास के बाद में क्या प्रकार की घटनाएं रही, तो परिवर्ती सीमा का विकास रहा। अध्यारोपित की बात करें तो अध्यारोपित का मतलब हुआ कि बीच में, यानी कि सांस्कृतिक विकास के मध्य के अंतर्गत किस प्रकार से सीमाएं जो हैं परिवर्तित हुई। और अवशेषी सीमा की अगर हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक विकास में जो सीमाएं समाप्त हो गई थी, अवशेषी सीमाएं वे सीमाएं जो सीमाएं समाप्त हो गई थी
और उन सीमाओं का उस सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत किस तरह से निर्माण या निर्धारण हुआ, वो आपकी कहलाती हैं अवशेषी सीमाएं। एक बार वापस आते हैं और वापस से चर्चाएं करते हैं। हमने इस सीमाओं के वर्गीकरण की बात की तो क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री के अंतर्गत 2 तथ्य रखे। पहला तथ्य रखा रचना के आधार पर। अगर हमने रचना के आधार पर अगर सीमाओं के वर्गीकरण की बात की तो रचना के आधार पर सीमाओं के वर्गीकरण को हमने भू आकारकी के आधार पर, प्रजातीय आधार पर तथा ज्यामितीय आधार पर 3 भागों में बांटा। अगर हम भू आकारकी के आधार पर बात करते हैं तो भू आकारकी के आधार पर हमने इसको पर्वत, पठार, नदी और झील सीमाओं के आधार पर व्यक्त कर दिया। प्रजातीय आधार पर बात करते हैं तो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर व्यक्त कर दिया। ज्यामिति की अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर व्यक्त कर दिया। या हम कह सकते हैं कि जो नदी हैं या हमारे समुद्र हैं उनके आधार पर भी इसे हम व्यक्त कर सकते हैं ज्यामिति के आधार पर, रेखात्मक जो है सीमाओं के अंतर्गत। इसके बाद में दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण वर्गीकरण था वो था आनुवंशिक आधार। और आनुवंशिक आधार पर जो सीमाओं का वर्गीकरण किया गया तो इसके लिए आनुवंशिक आधार बनाने के लिए हॉटसन जो भूगोलवेत्ता थे उनका यह मानना था कि जो सांस्कृतिक विकास होगा उससे पहले की जो सीमाओं का विकास हुआ है वो किस प्रकार का रहा होगा, सांस्कृतिक वातावरण के विकास के बाद में सीमाओं का विकास किस तरह से हुआ होगा। इस सांस्कृतिक विकास के पहलू को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये 4 प्रकार की सीमाओं का वर्गीकरण किया। सबसे पहली पूर्ववर्ती, नंबर 2 परवर्ती, नंबर 3 अध्यारोपित, नंबर 4 अवशेषी सीमा। अगर हम बात करें पूर्ववर्ती तो शब्द के अंतर्गत ही पूर्व शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात सांस्कृतिक विकास से पहले की जो सीमाएं निर्धारित थी वो सीमाएं हमारी कहलाती हैं पूर्ववर्ती सीमा। अगर हम बात करते हैं परवर्ती, परवर्ती का मतलब सांस्कृतिक विकास के बाद में जो राज्य के अंतर्गत जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो चुका था, कल्चरल डेवलपमेंट हो चुका था, उसके बाद में सीमाओं का निर्धारण की अगर हम बात करते हैं तो वो आती हैं आपकी परवर्तित सीमाएं, यानी कि सांस्कृतिक विकास के बाद में। अध्यारोपित की बात करते हैं तो अध्यारोपित के अंतर्गत ये होता है कि यहाँ जो पूर्ववर्ती सीमाएं और जो परवर्ती जो सीमाएं हैं सांस्कृतिक विकास से पहले की और सांस्कृतिक विकास के बाद की, उनके बीच में जो परिवर्तन हुआ है वो आपकी कहलाती हैं अध्यारोपित सीमाएं। अर्थात सांस्कृतिक विकास के समय जो सीमाएं परिवर्तित हुई हैं वो आपकी अध्यारोपित कहलाती हैं। और चौथी प्रकार की जो आपकी अवशेषी सीमाएं, तो अवशेषी सीमाएं तो समाप्त हो गई हैं, परिणाम स्वरूप ये जो हैं वो सांस्कृतिक विकास के होते हुए भी ये सीमाएं जो हैं समाप्त हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। ये कहलाती हैं आपकी सीमाओं का वर्गीकरण। तो सीमाओं के वर्गीकरण को हमने 2 भागों के अंतर्गत जाना है। तो ये सीमाओं का वर्गीकरण हमने 2 भागों के अंतर्गत जाना है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट होगा वो आपका होगा सीमाओं के कार्य, फंक्शन ऑफ बाउंड्री। धन्यवाद।